दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम 12th का हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है और इसके अंदर हमने SN1 और SN2 कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 2 क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में SN1 और SN2 क्लियर किया है। उसके SN1 और SN2 यानी SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वजह से पहले से ही बोर्ड पे मैंने लिख लिया और ये डायग्राम बना लिया ताकि अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम में बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है मैंने कि आप इस तरह से अगर SN1 SN2 को बोर्ड एग्जाम में या किसी एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन है। तो आप ध्यान दें बेटा। SN1 में हमको मालूम है ये SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। SN1 में क्या होता है कि इसके स्लो स्टेट में धीरे धीरे कार्बोनियम आयन बनता है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो ये आयोनाइजेशन है वो स्लो है, तो ये स्लो स्टेट में आएगा। और जैसे ही कार्बोनियम आयन बन गया तो तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना और उसके बाद कार्बोनियम आयन पर बहुत तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लेता है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, इस वजह से SN1 रिएक्शन को हम कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और इसके अंदर ये देख लो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया और स्लो स्टेप के अंदर एल्काइल हैलाइड है और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है। ये फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका जो रेट लो एक्सप्रेशन बनेगा, इसकी जो रेट लो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R इक्वल टू रेट K रेट कांस्टेंट, ये एल्काइल हैलाइड की पावर 1 और OH माइनस मतलब ये OH माइनस है बेटा, तो ये OH माइनस जो ये न्यूक्लियोफाइल है उसकी पावर 0 रह जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये 1 ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसके स्लो स्टेप में केवल एल्काइल हैलाइड है और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनियम आयन जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये कार्बोनियम आयन 1 आवर में बना है तो रिएक्शन जस्ट आफ्टर 1 आवर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसका टाइम इसका टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इसके टाइम को हम नेग्लेक्ट करते हैं, जो टाइम है वो यही कंज्यूम हो रहा है। अगर ये हाफ एन आवर में कार्बोनियम आयन बन गया तो रिएक्शन जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगी, और अगर ये 10 मिनट में कार्बोनियम आयन बन गया तो रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, स्लो स्टेप पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसीलिए स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसीलिए हम स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये जो है ये एनर्जी बैरियर है, और ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस स्लो स्टेप को पास करने के लिए, इस कार्बोनियम आयन को बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट स्टेबल है, कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये OH माइनस आयन से तेजी से कंबाइन करके वापस मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होती है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होती है, इसलिए इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो हाईली अनस्टेबल है, तेजी से OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करता है, ये आपस में तेजी से रिएक्शन करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये SN1 के बारे में हमने डिस्कस किया। आप ये ध्यान रखो, ये 5th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आज वाली क्लास में डिस्कस होगा इसके बारे में, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन आयन, यानी SN1 कोई एल्काइल हैलाइड कितना जल्दी SN1 देगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसका कार्बोनियम आयन कितना जल्दी बन रहा है। उसका कार्बोनियम आयन धीरे 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 अब जाके बना तो फिर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर उसका जल्दी बन गया तो जल्दी बन जाएगा। तो ये ध्यान रखो SN1 किस पे डिपेंड करेगी कि वो एल्काइल हैलाइड किस स्पीड से कितनी देर बाद किस तरह से वो कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर जल्दी कार्बोनियम आयन बना तो जल्दी रिएक्शन हो गई, देर से कार्बोनियम आयन बना तो देर से प्रोडक्ट मिलेगा। अब SN2 की बात करें तो मैंने बताया था ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का बेक अटैक होता है। अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का बेक अटैक होता है और इस बेक अटैक को हम रियर अटैक भी बोलते हैं, और धीरे धीरे ये OH माइनस आयन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता जाता है और ये जो लिविंग ग्रुप क्लोरीन है ये छूटता जाता है। मैंने पहले लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो यहाँ स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होती है। इन दोनों के बीच में जब एक्टिव और इफेक्टिव कोलिजन होगी, यानी इन दोनों के बीच में एनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से होगी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना बॉन्ड बनाता जा रहा है और ये जो लिविंग ग्रुप है ये अपना बॉन्ड लेता हुआ अलग हो रहा है, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये तो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के साथ और ये अपना बॉन्ड क्लोरीन के साथ तोड़ता हुआ क्लोरीन इस कार्बन से अलग हो रहा है, अल्फा कार्बन से अलग हो रहा है। इस इंटरमीडिएट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये भी अनस्टेबल है और ये ट्रांजिशन स्टेट तेजी से वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ EA1 एक्टिवेशन एनर्जी है, ये EA2 है। तो अगर हम जनरल बात करें तो SN1 और SN2, तो SN1 का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और SN2 का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है उसका रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होता है। हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा इसको। तो इन जनरल SN1 इज मोर फास्ट देन SN2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसकी स्लो स्टेप में दोनों ही है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ही है। तो एक मिनट पहले तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म हो गया, इज इट क्लियर? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके, और ये मैं लास्ट क्लास में वन स्टेप कैसे क्लियर कर चुका हूँ। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट, इसका रेट लॉ इक्वेशन ये रहा। इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन और इन दोनों की नेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसीलिए रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट Rx की पावर 1 OH माइनस की पावर 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी इन दोनों की नेचर और इन दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, क्योंकि दोनों मिलकर स्लो स्टेप में आगे ऊपर बढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर हो गई, तो बायोमोलिकुलर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो सेकंड ऑर्डर बोलते हैं इसलिए कि दोनों रिएक्टेंट और रिएजेंट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों स्लो स्टेट में है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, जो फिर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने, कि जो SN2 रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा SN2 के चांस उतने बढ़ते जाएंगे। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम, फास्ट SN2, क्योंकि OH माइनस आयन को जगह मिल जाती है ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए। अगर ये क्राउडी है, ग्रुप से बड़े बड़े ग्रुप से कवर है, तो ये OH माइनस आयन इस पर अटैक ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन अल्फा कार्बन एटम। तो ये मैंने एक तरह से आपकी जो भी मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ाया है उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो अगर इसको आप पोस्ट कर लो और पोस्ट करके और इसको कॉपी कर लो, तो ये एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे SN1 और
SN2 के, और साथ में अगर एग्जाम में कंपैरिजन आता है तो इसको आप लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा SN1 SN2 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके काफी सारे हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे, अब हमारा क्वेश्चन है, अब हम ये देखते हैं कि कहाँ इजीली SN1 होगा, कहाँ इजीली SN2 होगा। तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो मैं अब बात कर रहा हूं SN1। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर। तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट कोई भी रिएक्शन, वो SN1 ही नहीं, कोई भी रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ध्यान दो बेटा, ये पॉइंट कभी नहीं भूलेंगे हम, हर चैप्टर में काम आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to stability of intermediate। अब कुछ बच्चों को अजीब सा लगता है, लेकिन मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अजीब सा नहीं लगेगा। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रही है वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन की रेट भी फास्ट हो जाएगी। जैसे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन। ठीक, वैसे कार्बोकेटायन मोर करेक्ट नेम है, पर वो एक परंपरा में आ गया है। कार्बोनियम आयन मतलब परंपरा का मतलब बोल, कार्बोनियम आयन ही बोल रहे हैं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है बेटा, अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो वो बहुत तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी दिया था। ध्यान देना, ये देखो, मैं सीक्वेंस ही ले लेता हूं। एक रिएक्शन ये है, ठीक, दूसरा रिएक्शन ये है, तीसरा रिएक्शन ये है, ये तीन रिएक्शन है। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कह रहा हूं मैं, यहां पर ए रिएक्टेंट है और ये ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर सी रिएक्टेंट है, डी में कन्वर्ट हो रहा है। या ई रिएक्टेंट है, एफ में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये तो हमारा वही एनर्जी और ये पाथ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नीचे पाथ ऑफ रिएक्शन है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ए गिव्स बी। मेरा सेकंड रिएक्शन क्या है? सी गिव्स डी।
थर्ड रिएक्शन क्या है, E gives F, ये रिएक्शन है। A रिएक्टेंट B प्रोडक्ट, या C रिएक्टेंट D प्रोडक्ट, E रिएक्टेंट F प्रोडक्ट, तीन अलग अलग रिएक्शन है। इसका इंटरमीडिएट है I1 is the intermediate of first reaction, I2 is the intermediate of second reaction, I3 is the intermediate of third reaction, I3 is the intermediate of third reaction। तो ये I3 I थिंक दिख रहा होगा, तो ये I3 है, और यहां पर ये देखो बेटा, ये EA1 है एक्टिवेशन एनर्जी EA1, या एक्टिवेशन एनर्जी EA2, या एक्टिवेशन एनर्जी EA3। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा कि आहूजा सर ने तो ये वाली कंसेप्ट, ये वाला डायग्राम हमको केमिकल काइनेटिक्स में भी एक्सप्लेन किया था, और उस समय भी कहा था कि ये वाला पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना और निक में काम आएगा, ऐसा मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते वक्त भी कहा था। ठीक है, लेकिन अपन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो I1, I2, I3, तो सबसे पहली बात अगर हम ये देखें कि इसके अंदर I1, I2, I3 तो इंटरमीडिएट है, I1 इसका इंटरमीडिएट है, तो यहां पर अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA1, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या, EA2, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या, EA3। तो लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, EA1 इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, EA2 इसका है, EA3 इसका है। ठीक है, और अब एक्टिवेशन एनर्जी तो जो ये है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मुझे आप खुद ही बताओ इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन बनेगा, A gives B, सबसे तेजी से बन जाएगा। A को यहां आना है फिर कूदना है, C को यहां तक, A को यहां तक चढ़ के फिर कूदना है, C को यहां तक पहुंचना है फिर जंप लगाना है, E को यहां तक पहुंचना है फिर जंप लगाना है। तो मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाली। तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम किसकी हो गई, इसकी। स्लो स्टेप सबसे छोटी किसकी हो गई, इसकी। ठीक है, तो जिसकी स्लो स्टेप छोटी है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो रिएक्शन, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन R1 ले ली, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R3 है, तो देखो R1 सबसे फास्ट होगा, R2 और R3। अब आपको एक बात क्लियर हो गई, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी है, यानी किसमें प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, किसमें प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, फर्स्ट इसमें प्रोडक्ट सबसे तेजी से बनेगा। ए बहुत तेजी से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट होके बैठा रहेगा। जब ए बी में कन्वर्ट होके बैठा है तो बी क्या देख रहा है, अभी सी यहीं तक, अभी तो यहाँ सी अभी चलता चलता यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, यानी ए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ए जब बी में कन्वर्ट हो चुका होगा तो बी क्या देख रहा होगा, अभी सी तो ट्रेवलिंग कर रहा है, अभी यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ कूदेगा, यानी अभी प्रोडक्ट बनने में देर है इसकी। और ये अभी यहीं तक पहुंचा है, अभी इसको तो और ट्रेवलिंग करनी है। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो कुल मिला के क्या है, ये चला यहां से और जल्दी पहुंच जाएगा, इसको यहां से यहां तक आना है, इसको ये डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन ये है, इसका डेस्टिनेशन ये है, इसका डेस्टिनेशन ये है। तो सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी हुई, ये वाली। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम, तो देखो सबसे लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी
सबसे लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल गया, सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, स्लो स्टेप सबसे बड़ी है, रेट सबसे कम है। बिल्कुल ये डायग्राम आप अपने आप में क्लियर कर रहा है कि ये रिएक्शन फास्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये रिएक्शन स्लो है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, स्लो स्टेप ज्यादा लंबी है, ज्यादा ट्रेवल करना है। अब मैं बात कर रहा हूं I1, I2, I3। तो I1, I2, I3 क्या है? इंटरमीडिएट है। I1, I2, I3 क्या है? ये इंटरमीडिएट है। तो कौन से इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये वाली इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो जिसकी मोर एनर्जी, देखो मोर एनर्जी और लेस एनर्जी। तो मोर एनर्जी का मतलब जिसमें एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी वाली चीजें क्या होती है? अनस्टेबल। और लेस एनर्जी वाली क्या होती है? मोर स्टेबल। तो मुझे बताओ I1, I2, I3 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसका, इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अब उससे और ज्यादा बढ़ गई, एनर्जी बढ़ रही है ना, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी है। तो I1 से ज्यादा, I1 सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे लीस्ट स्टेबल। तो मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट हो रही है? ये वाली। किसकी इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है? इसकी। देखो अलग अलग एंगल से अगर आपको ये बताया जाए कि स्लो स्टेप जिसकी लंबी होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। तो एक्टिवेशन है, तो इन डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। I1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, I2 और अनस्टेबल हो गया और I3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। यानी मोस्ट स्टेबल कौन है? I1। तो जिसकी इंटरमीडिएट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो रिएक्शन उतनी जल्दी कंप्लीट हो रही है। आप देख लो A गिव्स B सबसे फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है और इसकी इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा ध्यान रखो जिस रिएक्शन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो जल्दी बन जाएगी और फिर वो उसके बाद तो फास्ट स्टेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी स्लो स्टेप है और ये हमारी फास्ट स्टेप है। आपको बात समझ में आ गई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम, ये फास्ट होगी। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट नहीं भूलोगे। अब हम बात कर रहे हैं SN1। तो SN1 की इंटरमीडिएट कौन है? SN1 की इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है। तो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है, तो जिसका कार्बो I1, I2, I3 कार्बोनियम आयन है। एक I1 सपोज करो एक कार्बोनियम आयन है, I2 दूसरा कार्बोनियम आयन है, I3 तीसरा कार्बोनियम आयन है। तो बताओ I1 वाला, I2 वाला, I3 वाला कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? I1 वाला कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो I1 वाला इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, I1 वाला कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है, यहाँ I1, I2, I3 को कार्बोनियम आयन मान लो, तो I1 कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल और वो रिएक्शन सबसे फास्ट। तो ये बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो SN1 रिएक्शन किनकी फास्ट होगी? जिनके कार्बोनियम आयन स्टेबल है। जिनका कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना जल्दी SN1 रिएक्शन दे देगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब क्वेश्चन ये है, देखो एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन बाद में। तो ये ध्यान दो बेटा, ये हमारा ग्रुप है Li,
ये एलाइल क्लोराइड है, आपको मालूम है, दिस इज एलाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एलाइल क्लोराइड है और ये इस एलाइल क्लोराइड का क्लोरीन हटा रहा हूं, आयोनाइज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसका क्लोरीन हटाऊंगा बेटा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये आ जाएगा, ये कार्बोनिमाइन बन गया। ये एलाइल क्लोराइड। अब ये कार्बोनियमाइन बेटा देखो, इस कार्बोनियमाइन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी ये कार्बोनियमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। जिसको रेजोनेंस नहीं आता उसको ऑर्निक नहीं आती। इसका मतलब रेजोनेंस कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। मैंने जो बेसिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्निक या जीओसी वाला चैप्टर है, उसमें रेजोनेंस के जो भी वीडियो हैं अच्छे से बार बार देख लो, क्योंकि सारी रीजनिंग, सारे कंसेप्ट, ठीक है ना, ऑर्निक के घूम फिर के रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पर आ जाएंगे। तो अब क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड से बनने वाला है एलाइल कार्बोनियमाइन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो ये क्लोरीन इजीली आयनाइज, अब ये क्लोरीन इजीली आयनाइज हो जाएगी। ये क्लोरीन क्या हो जाएगी, ये क्लोरीन इजीली आयनाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो अल्फा कार्बन दिख रहा है हमको, ये वाला अल्फा कार्बन, इस कार्बन से जब क्लोरीन हट रही है तो इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये रेजोनेंस में आ गया। इसके साथ इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे किसी भी आयन के, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, चाहे वो नेगेटिव आयन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, जितने भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। तो एलाइल क्लोराइड का कार्बोनियमाइन इसलिए बन जाता है, ये क्लोरीन इस कार्बन को छोड़ के जा रही है, तो ये कार्बन इतना टेंशन में नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये क्लोरीन जब मेरे को छोड़ के जाएगी तो मेरे ऊपर प्लस आएगा, लेकिन मेरे पास ये क्लोरीन जब ये कार्बन, वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्लोरीन जब इस कार्बन को छोड़ के जा रही है तो ये कार्बन टेंशन में तो आएगा, पर इतना ज्यादा टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसको मालूम है कि जब ये क्लोरीन छोड़ के जाएगी तो मेरे ऊपर प्लस आएगा, मेरे ऊपर प्लस आएगा। तो ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप में ये जो पाई बॉन्ड है, इसके साथ मेरा रेजोनेंस हो जाएगा, तो मेरे को रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो कम से कम इसके जाने के बाद भी मिलेगी। तो ये आयोनाइजेबल एलाइल क्लोराइड एक आयोनाइजेबल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोनियम आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये एलाइल क्लोराइड एक आयोनाइजेबल क्लोराइड है। मैं बोला था ना, आयोनाइजेबल और अनआयोनाइजेबल क्लोराइड। चलो एक और अनआयोनाइजेबल क्लोराइड देखते हैं। ये CH3, ये CH2, ये CH2Cl, ये है N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है बेटा? N प्रोपाइल क्लोराइड। अब जब ये N प्रोपाइल क्लोराइड है, तो अब इसका ये अल्फा कार्बन है, उसी तरह से मैंने इसको आयोनाइज किया। करके देखते हैं ना, करके देखेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि होगा कि नहीं। CH3, CH2, CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्लोराइड अलग हो गया। अब ये कार्बोनियमाइन बन गया। ये कार्बोनियमाइन और ये इन दोनों में कंपेयर, इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं, ये पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ से कोई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर जाएगा नहीं, जैसे यहाँ गया। तो ये इसमें रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, और मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा तो जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी जल्दी बनती है, इजीली फॉर्म, आसानी से बनेगा।
एलाइल क्लोराइड का क्लोरीन जा रहा है, तो ये अल्फा कार्बन जाने देगा और जाओ भाई तेरी इच्छा, ठीक है। तेरे जाने के बाद भी मेरे ऊपर जो पॉजिटिव आएगा, मेरे ऊपर जो आफत आएगी, आफत क्या आ रही है? पॉजिटिव चार्ज वाली आफत क्या आ रही है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्फा कार्बन से जब अल्फा कार्बन को जब क्लोरीन छोड़ के जा रही है, तो अल्फा कार्बन ये बोल रहे हैं ठीक है भाई जाओ आप, हमारे ऊपर प्लस आएगा, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला जो ग्रुप है उसका पाई बॉन्ड मेरे साथ रेजोनेंस करेगा, मेरे अंदर रेजोनेंस आ जाएगा, तो फिर भी कुछ तो स्टेबिलिटी गेन कर ही लूंगा मैं। लेकिन यहां पर जब अल्फा कार्बन से क्लोरीन छूट रही है, ये क्लोरीन जब इस अल्फा कार्बन को बोलती है कि अल्फा कार्बन मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूं, तो ये कार्बन दुखी हो जाएगा, ये कार्बन मना करेगा, वापस सेटिंग करके रीबॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस कार्बोनियम आयन के पास स्टेबिलिटी नहीं है, इस कार्बोनियम आयन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा या लेस स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल बोलते हैं या फिर लेस स्टेबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन, दुखी कार्बोनियम आयन। ये थोड़ा खुश है, इतना खुश तो ये भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा खुश है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा सुखी है, मोर स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, और ये अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, थोड़ा ज्यादा दुखी है, ज्यादा परेशान है। रीजन ये है कि इस कार्बोनियम आयन को अब स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए एन प्रोपाइल क्लोराइड अनआयनाइजेबल हैलाइड है, वो नहीं चाहता कि मैं यहां जाऊं, वो नहीं चाहता, ठीक है, वो किसी भी तरह से क्लोरीन से बॉन्डिंग बना के रखता है, भले कुछ सहन भी करना पड़े तो करेगा, क्या करे। तो इसीलिए क्या हो जाता है, एलाइल क्लोराइड तो SN1 रिएक्शन देता है, कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म देता है, तो एलाइल क्लोराइड तो चलता है SN1 मैकेनिज्म से, और एन प्रोपाइल क्लोराइड चलता है SN2 से। ये अपनी क्लोरीन को खोना नहीं चाहता है, ये अपनी क्लोरीन को नहीं छोड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल को गुस्सा आएगा, पीछे से अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा कि एलाइल क्लोराइड कौन सा है, अच्छा ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, यानी ये एलाइल क्लोराइड किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, ठीक है। और इस तरह से ये भी कौन सा है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा देते हैं, SN2। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। हम शुरू से पिछली 2 क्लासें देखो बच्चों, हमने हमेशा कहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, उड़ाएगा पीछे से अटैक करके इसको हटाएगा, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म में जाएगा। ये एलाइल क्लोराइड SN1 दे रहा है प्राइमरी होते हुए भी, एक्सेप्शन आ गया, लेकिन एक्सेप्शन का रीजन है बेटा, अपने पास एक्सेप्शन का रीजन है, ठीक है। यहां पर तो क्या होता है, आप बोलोगे सर क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक नहीं करेगा क्या, हाँ करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करने के लिए दौड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ये प्राइमरी है, या स्टेरिक हिंड्रेंस है, और सॉरी यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो आप बोलोगे सर पर बैक अटैक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, ये बैक अटैक करने के लिए दौड़ रहा है, सॉल्वेंट में रिएक्शन मिक्सचर है, हमने कंडीशन दे दी, तो अब ये OH- आयन न्यूक्लियोफाइल दौड़ा किसके ऊपर अटैक करने के लिए, इस कार्बन पे, पर इस कार्बन पे अटैक करे उससे पहले ही आयोनाइज हो गया,
तो कार्बोनिमाइन बन गया। तभी तो मैंने कहा SN1 ज्यादा फास्ट है। देखो यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल दौड़ा, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल दौड़ा अटैक करने के लिए, दौड़ रहा है, लेकिन ये कार्बन और ये अटैक और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने ये आयोनाइज ही नहीं हुआ, इस कार्बन ने ये क्लोरीन को रिलीज ही नहीं किया, तो न्यूक्लियोफाइल को मजबूरी में पीछे से अटैक करना ही पड़ गया। और यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए दौड़ रहा है। इस कार्बन पर पहुंचे उससे पहले तो ये क्लोरीन छोड़ के बैठा हुआ है, कार्बोनियमाइन बन गया। तो ये यहाँ तक पहुंचे उससे पहले तो ये कार्बोनियमाइन बन गया। तो जब इसको डायरेक्ट पॉजिटिव मिल गया, हो गया काम, बन गया प्रोडक्ट। तो एलाइल क्लोराइड का कार्बोनियमाइन इजीली बन जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल बेक अटैक करे उससे पहले ही वो, ठीक है ना, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो ये ब्लैक वाला न्यूक्लियोफाइल है रेड, और ये जो ब्लू कैप है ये एल्काइल, ये है क्लोरीन है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये एलाइल क्लोराइड है और ये क्लोरीन है ब्लू वाली। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, लेकिन अटैक करे उससे पहले इसने क्लोरीन रिलीज कर दी, तो कार्बोनियमाइन बन गया था ये, ठीक है। तो ये वाली बात है। और तो इसीलिए एलाइल क्लोराइड क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है, प्राइमरी होते हुए भी, क्योंकि ये सॉल्वेंट में जाते ही इजीली आयनाइज हो जाता है, और यहां पर ये आयनाइज नहीं होता है। तो ये बुक का क्वेश्चन है बेटा कि N प्रोपाइल क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड both are primary alkyl halide. In spite of that allyl chloride undergoes SN1 reaction। तो आप इसका ये कंसेप्ट देना कि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना जाता है, ठीक है, तो वो आयनाइज हो जाता है, ये आयनाइजेबल है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। चलो अब हम आगे बात करें। अब हम आगे बात कर रहे हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, बेंजिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है। बताओ ये SN1 देगा, SN2 देगा, ये SN1 देगा कि SN2 देगा? मेरा क्वेश्चन बेटा आप लोगों से ये थिंक, कौन सा देगा? जिन स्टूडेंट ने कहा SN1 करेक्ट, ये रहा, क्यों बता रहा हूं, जिन्होंने दे दिया उनको मालूम है, जिनको नहीं तो अभी आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये SN1 कंपैरेटिवली स्लो देगा कि फास्ट देगा? फास्ट। SN1 भी तेजी से देगा, चुटकियों में देगा। क्यों? क्लोरीन हटा के देख लेते हैं कि कार्बोनियमाइन की स्टेबिलिटी का क्या सीन है। तो ये ध्यान दो, जैसे ही ये क्लोरीन हटेगा, जैसे ही ये क्लोरीन हटेगा, क्या हो गया देखते हैं, एक बार बनाने तो बेटा। ये देखो पांचों दिख रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा, अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन हट गया, ये पाई बॉन्ड है, तो हुआ क्या बेटा, रेजोनेंस हो गया, रिंग ने जबरदस्त सपोर्ट कर दिया, जबरदस्त वाला। ठीक,
ये देखो, मैंने फिर कहा अगर रेजोनेंस नहीं आता तो रेजोनेंस वाली क्लास देख लो। ये पाई बॉन्ड है, तो ये इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये एरो इधर लगाया, मतलब ये बॉन्ड यूं आ रहा है तो पॉजिटिव में आ गया। अब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड किधर आ रहा है, ये बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ये है, अब ये नीचे इस तरफ आया, ये बन गया, ये आ गया, और फिर ये बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, तो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। बेंजीन रिंग ने तो कोई जबरदस्ती सपोर्ट कर दिया, बेंजीन रिंग का सपोर्ट तो मजेदार मिल गया इसको। ठीक है, कार्बन पे प्लस जैसे ही आया, बेंजाइल क्लोराइड की क्लोरीन ने अल्फा कार्बन को छोड़ दिया, बेंजाइल ग्रुप को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? बेंजाइल ग्रुप को छोड़ दिया। तो क्या हुआ? ये कार्बन जरा भी परेशान नहीं हुआ। ये क्लोरीन जैसे ही रिलीज हुई, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्लोरीन जैसे रिलीज हुई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। रिंग ने कहा, बेंजीन ने कहा, मैं हूं। पॉजिटिव चार्ज इसमें डीलोकलाइज्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ गया। कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5। ये कार्बन भी देख रहा है, अरे यार इसकी जगह तो ये ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा सपोर्टिव है। तो एलाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड, किसका कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल? इसका ज्यादा स्टेबल है कि इसका ज्यादा स्टेबल है? तो एलाइल क्लोराइड से एलाइल कार्बोनियम आयन, बेंजाइल क्लोराइड से इसका नाम है फेनिल कार्बोनियम आयन। बेटा इसका नाम क्या है? फेनिल कार्बोनियम, फेनिल कार्बोनियम, इसका नाम है फेनिल कार्बोनियम आयन। फिनाइल, इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। ये C6H5CH2+ है। तो ये जब क्लोरीन इस अल्फा कार्बन को छोड़ के जा रही है, तो ये अल्फा कार्बन हल्का फुल्का परेशान हो रहा है, देख क्लोरीन मत जा, और अगर तू चली भी जाएगी तो मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेरे ऊपर जो आफत आएगी प्लस चार्ज की, वो रिंग उसको स्टेबलाइज करेगी। चली गई तो इस कार्बन ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हुआ क्या, इसको स्टेबिलिटी मिल गई। तो इसका मतलब एलाइल क्लोराइड से बनने वाला कार्बोनियम आयन, ओके, बेंजाइल क्लोराइड से बनने वाला कार्बोनियम आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये जल्दी बनेगा। तो ये फिक्स हो गया कि इसका कार्बोनियम आयन तेजी से बनेगा। न्यूक्लियोफाइल ब्रेक अटैक क्या करेगा? उससे पहले ही आयनाइज होकर बैठ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा आजा बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबल है। तो आपसे कोई पूछे कि एलाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड कौन ज्यादा फास्ट SN1 देगा, कौन ज्यादा फास्ट SN1 देगा? इट गिव मोर फास्ट SN1। एलाइल क्लोराइड से ज्यादा कौन फास्ट SN1 देगा? बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड से बनने वाला फिनाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग्स को स्टेबिलिटी दे देती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देती है उसको, जबकि यहाँ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एलाइल क्लोराइड भी SN1 देगा बेटा, एलाइल क्लोराइड भी SN1 ही देगा, बेंजाइल क्लोराइड भी SN1 देगा। लेकिन क्वेश्चन ये है दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट देगा? तो जिसका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना फास्ट SN1 दे देगा। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जिसका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल, उसका SN1 उतना जल्दी कंप्लीट। तो आपको क्या देखना है? जब आप SN1 के रिलेटिव ऑर्डर बनाओ, आप जब SN1 के रिलेटिव ऑर्डर बनाओ, तब आपको क्या देखना है कि उसका कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है। रिलेटिव कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी अगर आप निकालना जानते हो तो आप SN1 रिएक्शन की स्पीड निकालना जानते हो। हम और आगे बात करें
तो आपने क्या देखा एक रिंग के अंदर। अब देखो एक मिनट, मैं बस ये लास्ट एग्जांपल देके क्लास ओवर कर रहा हूं। ये है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, ये है हमारी, या इसको एक नाम और देते बेटा, इसका आईपीसी नाम बोल रहा हूं मैं। इसका नाम है फेनिल क्लोरोमीथेन, डाइफेनिल क्लोरोमीथेन। ये है फिनाइल क्लोरोमीथेन, ये है डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, और ये तीसरा ले लेता हूं ट्राइक्लोरो ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन। ये है तीन। मेरा क्वेश्चन है ये क्या देंगे, SN2 के SN1। तो बेटा SN2 तो बोलो ही मत, अगर आप SN2 बोल रहे हो तो आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तीनों के तीनों SN1 देंगे, क्योंकि तीनों के कार्बोनियमाइन स्टेबल है। मैं बोल रहा हूं इन तीनों में से बहुत तेजी से कार्बोकेटाइन किसका बनेगा, बहुत तेजी से SN1 रिएक्शन कौन देगा। तो देखो, जब ये इसकी क्लोरीन रिलीज कर लो, इसकी क्लोरीन रिलीज कर लो, इसकी क्लोरीन रिलीज कर लो, जब आप इसकी क्लोरीन रिलीज करोगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा बच्चों फिनाइल कार्बोनियमाइन। इसकी क्लोरीन रिलीज हो गई तो क्या बन गया, डाइफिनाइल कार्बोनियमाइन। इसको रिलीज करोगे तो क्या बनेगा, इसको हटाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। आज बारिश आ रही है बेटा, बादलों की गड़गड़ाहट सुनी होगी, और SN1 होगा सब में, क्योंकि सबके कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ये यहां पर इस कार्बोनियमाइन को ये एक रिंग स्टेबल कर रही है, इसमें रेजोनेंस जा रहा है। यहां पर तो दो रिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है, इस पॉजिटिव चार्ज को। जैसे ही प्लस आया, ये रिंग में भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, दो रिंग मिलके इसके पॉजिटिव चार्ज को अंदर स्टेबलाइज कर रही है। यहां पर तो गजब ही है, तीनों रिंग तीन बड़ा खुशकिस्मत कार्बोकेटाइन है कि बचे हुए तीनों बॉन्ड पे एरोमेटिक रिंग है, और बेंजीन फिनाइल ग्रुप इसको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियमाइन इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि रेजोनेंस इंक्रीज। ठीक है, रेजोनेंस इंक्रीज, और जो ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज। जो जितना ज्यादा स्टेबल है, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना जल्दी बनेगा। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बन के खड़ा हो जाएगा, चिंता ही नहीं, बन जाएंगे ये। ठीक है, यहां ये अल्फा, यहां ये क्लोरीन इस अल्फा कार्बन को बोल रही है मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूं। अल्फा कार्बन फिर भी समझाएगा। यहां पर अल्फा कार्बन को ये क्लोरीन बोल रही है मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूं, तो बोलेगी कोई बात नहीं, मेरे पास दो बेंजीन रिंग है,
मेरे पास दो दो फिनाइल ग्रुप है, ये दोनों मिलके तेरी वजह से जो ये आफत आ रही है उसको ये संभाल लेंगे, उसको स्टेबलाइज कर देंगे मेरे पॉजिटिव चार्ज को। या तो उल्टा है, या तो उल्टा ही है, ये वाला कार्बन क्लोरीन को बोलेगा चली जा, क्लोरीन को बिल्कुल भाव नहीं देगा, खुद ही बोलेगा क्लोरीन को चली जा, क्योंकि इसको मालूम है कि इसके क्लोरीन के जाने के बाद इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज तीन रिंग में जाके स्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए सबसे जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा इसका, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम इसका, सबसे फास्ट SN1 इसका। तो समझ में आ गया। तो यहां से यूं चलूंगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीज। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। नंबर 1, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम देखेंगे एरोमेटिक हैलाइड क्लोरोबेंजीन, ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्लोरोबेंजीन अलाउ करता है न्यूक्लियोफाइल को कि मेरे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ले, क्या क्लोरोबेंजीन के साथ एक्वस केओज रिएक्ट करके फिनोल बनता है या नहीं बनता है, ये सब जानने के लिए इंतजार करो आहूजा सर की नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच।